बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मैथ्स के लेक्चर में सेट्स इन वेन डायग्राम में कल हम लोगों ने या लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेट्स की टाइप्स को सेट्स हमने डिस्कस किए थे कि उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। सेट होता क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, ठीक है। उनको हम लोग ऑर्गेनाइज करके लिखते होते हैं और ऑर्गेनाइज करके लिखने के बाद हम उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो रिपीट खुद को ना करें, जो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। यानी वन एलिमेंट जस्ट एक दफा रिपीट होना चाहिए, बार बार वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर हम जब बात करते हैं सेट्स की तरफ, अभी तो ऑपरेशंस थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। हमजा वो वहां पे कैमरा में वो आगे जा रही है, अच्छा। टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो सेट हमारे पास आता है वो आता है बच्चों यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले नंबर पे हम जिसको स्टडी करते हैं वो बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। किसी भी एक गिवन सिनेरियो के अंदर यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट कहलाता है। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी जितने भी सेट्स होते हैं उन तमाम के एलिमेंट्स ऑल टुगेदर यूनिवर्सल सेट में लिखे हुए होते हैं। यानी कोई सेट ए है उसके अंदर सर्टेन चंद एक एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेट बी है उसमें कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, सेट सी में कुछ और एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑल टुगेदर जितने भी सेट्स हैं उन सारों के एलिमेंट्स मिलाकर इस सेट के अंदर पड़े हुए होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो यूनिवर्सल सेट अपने नाम से ही जाहिर है, इट इज द लार्जेस्ट सेट। ये सबसे बड़ा सेट होता है। बाकी जितने भी सेट्स हैं वो इनके एलिमेंट्स से मिलके बन रहे होते हैं, या बाकी जितने भी सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स को ऑल टुगेदर इकट्ठा किया जाए तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट में लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अगर हम उनको इकट्ठा करें तो वो तमाम जितने भी सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स के बराबर आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द मेंबर्स, a set that contains which contains all members of all sets, which contains all members of all sets which are under consideration in a given scenario, which contains all members of all sets which are under consideration in a given scenario. In a given scenario. इसको ना डिनोट करने का ना एक स्पेशल सिंबल है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय इस तरह का एक ई नुमा एक साइन होता है यूनिवर्सल सेट के लिए, इस तरह से उसको लिखा जाता है। ठीक है, ई नुमा एक साइन होता है, उस तरह से लिखा जाता है। फिजिक्स के अंदर इस ई वाले निशान को जो सा है, फिजिक्स के अंदर इस ई वाले निशान का एक खास नाम है। अगर स्मॉल साइज में लिखा हो तो इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। इस साइन का नाम क्या होता है? एप्सिलॉन, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या होता था? डेल्टा। इसका नाम क्या होता है? फाई। इसका नाम क्या होता है? थीटा। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसका नाम क्या होता है? ओमेगा। इसका नाम क्या होता है? ओमेगा, ठीक है। ये बात के नहीं? तो इस तरह मुख्तलिफ नाम होते हैं जो हमारे मैथ्स में या फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर इसके साइज को थोड़ा बड़ा किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट का सिंबल बन जाता है, ठीक है। ये बात के नहीं? सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ लेते हैं। अगर ए के एलिमेंट्स जो से हैं, फॉर एग्जाम्पल ए के एलिमेंट्स हैं ऑड नंबर्स
पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 10, ए ये है, लेट से बी के जो से एलिमेंट्स हैं, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 2, बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 3, 5, डी के एलिमेंट्स हमारे पास 8, 9, 10, ई के एलिमेंट्स है हमारे पास 3, 4, 5, एफ के एलिमेंट्स है हमारे पास 8, 9, 10, अच्छा, तो इन तमाम सिनेरियोस के मुताबिक यूनिवर्सल सेट के क्या मेंबर्स होंगे बताइए मुझे जरा। यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिसमें इस सेट के भी एलिमेंट्स होंगे, इसके भी इन सारे एलिमेंट्स के, इनको सबको ऑल टुगेदर इकट्ठा किया जाए, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीटेडली नहीं लिखना, आपने हर एलिमेंट एक दफा लिखना है। तो इन सब के अंदर देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट विल बी द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल द सेट्स। तो सब एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम कहां तक जाते हैं, 10 तक जाते हैं। तो ये है हमारे पास कौन से वाला सेट, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है ये, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सेट्स की कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं उसको, फाइनाइट सेट। मार्कर्स लेके आए नीचे से हसन आसिफ। दूसरा नाम आता है बच्चों फाइनाइट सेट। नाम से जाहिर है फाइनाइट इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है काउंटेबल। किसी ऐसी चीज को जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट का। इनफाइनाइट किसको बोलते थे आप लोग, अनकाउंटेबल चीज को। तो फाइनाइट सेट ऐसे सेट को बोलेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, जिनके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकें, काउंट कर सकें। उन सेट्स को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स कहा जाएगा। बच्चों क्या कहा जाएगा उनको, फाइनाइट सेट कहा जाएगा। तो फाइनाइट सेट ऑल सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, all sets whose elements are countable, all sets whose elements are countable। अभी तक जितने भी सेट्स आपने पढ़े हुए तमाम फाइनाइट सेट्स थे। तमाम क्या थे, फाइनाइट सेट्स थे। all above examples are of finite sets। all above sets are finite sets। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। all above sets are infinite set की थर्ड ऑप्शन आती है हमारे पास इनफाइनाइट सेट की। नाम से ही जाहिर है ये एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, अ सेट दैट हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट दैट हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या अ सेट whose members cannot be counted। एक ऐसा सेट जिसके मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यस, एक ही बात है। जैसा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कौन से वाले होंगे, 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। इसके अंदर हमेशा ये कॉन्टिन्यूटी का निशान होता है। कॉन्टिन्यूटी इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये जो डॉट 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 हम लगाते हैं, दिस इज साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसको अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n, इसका आंसर कितना आएगा, यस इसका आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट n में कितना आएंगे, इंफिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है ये। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल
प्राइम नंबर सेट ऑफ ऑल कॉम्पोजिट सेट ऑफ ऑल होल नंबर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं? ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं। फिर आता है एक एग्जांपल किसकी? एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट वो वाला सेट होता है जिसके अंदर देयर आर नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट उसके अंदर होता ही नहीं। ये अकर करते हैं लेटर ऑन, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये कभी भी दो सेट्स के ऊपर जब स्टडी कर रहे होते हैं ना, उनका इंटरसेक्शन यानी उन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से वाले हैं, तो उनके जब आंसर या उनका रिस्पॉन्स लिखते हैं तो वहां पे इनके आंसर्स आते हैं। जो भी आंसर आता है उसको हम लिखते हैं। खैर मुझे बताएं, इन दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है? ए और बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट बताएं तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे? ऐसे वाले सेट को आप लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो एम्प्टी सेट उसको बोलते हैं अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट, अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट्स, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नोन एज फाई, अ सिंबल नोन एज फाई। इसको क्या कहा जाता है? फाई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों इसको? फाई भी कहा जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट इज व्हाट? 0. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट इज 0. गॉट इट? देन देयर कम्स अ सबसेट वाला सिनेरियो। देन देयर कम्स अ सबसेट। अच्छा एक बात और याद रखें, चलें इसका नाम मैं ई के बजाय कुछ और रख लेता हूं, एफ जी रख लेते हैं, जी रख लेते हैं। यस बच्चे? नहीं, फाइव इज जस्ट इटसेल्फ यूज्ड फॉर एन एम्प्टी सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर जी में देखे जाएंगे तो कितना आएगा आंसर इसका? यूनिवर्सली कितना आएगा इसका आंसर? 0 आएगा। ठीक है। 5वें नंबर पे आती है बात किसकी? सबसेट की आती है। 5वें नंबर पे बात किसकी आती है? सबसेट की आती है। सबसेट एक ऐसे सेट को बोलते हैं जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दे आर कॉपीड फ्रॉम सम अदर सेट। जितने एलिमेंट्स किसी एक सेट में होंगे वो किसी दूसरे बड़े वाले सेट से क्या किए गए हों? कॉपी किए हों। यानी कि इस वक्त यूनिवर्सल सेट से बाकी सारे सेट्स क्या होते हैं? बन रहे होते हैं। तो ऑल दोज सेट्स आर नोन एज द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो इसी तरह से कोई और भी यहाँ पे होगा जो सबसेट बन रहा होगा। 135 is a subset from A. 135 is a subset from A. 345 कहाँ से आ रहा है? 345 यूनिवर्सल का सबसेट है। 8 9 10 ये भी यूनिवर्सल का है। ठीक है। इक्वल सेट कौन कौन से वाले हैं यहाँ पे? D and F। ठीक है। तो सबसेट के लिख लें, a set which contains all members, a set which contains all members which contains all members belonging to the main set, which contains all members belonging to the मेन सेट। मेन सेट को सुपर सेट भी कह सकते हैं आप। मेन सेट को सुपर सेट भी कह सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सेट था, बाकी सारे इससे कॉपी तो वो सब बन गए उसके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक तो जनरल एग्जाम्पल लिखें, ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक तो जनरल एग्जांपल लिख लें, ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बट इन द गिवन सिनेरियो कौन कौन से वाले सबसेट बन रहे हैं यहां पर? ए के अंदर एलिमेंट्स क्या थे? 1 3 5 7 9। सी के अंदर क्या एलिमेंट्स थे? 1 3 5। तो सी क्या है बच्चों? सबसेट ऑफ ए है। सी क्या है? सबसेट ऑफ ए है। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर व्हाट? ये सिंबल किसके लिए इस्तेमाल होता है? सबसेट के लिए। इसका निशान कैसा होगा? इस तरह का। इट इज नॉट सी, ये सी नहीं है। ये सी तो यूं होता है ना,
अगर उसको मैं थोड़ा सा और यूं कर दूं और नीचे एक निशान लगा दूं तो ये सबसेट का निशान बन जाएगा इक्वल सेट का। द सिक्स्थ सेट इज इक्वल सेट। गर्ल्स प्लीज बातें नहीं करें, गर्ल्स बातें नहीं करें। इक्वल सेट, इक्वल सेट का लिखें, ये वो वाले सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स की तादाद, जरा समझिएगा, द काउंट ऑफ द एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स देमसेल्फ दे आर 100% सेम, अदरवाइज वी नेवर यूज द वर्ड इक्वल फॉर एनीथिंग। उसके अलावा हम इक्वल का लफ्ज कभी भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। समझ आ रही? तो इक्वल सेट्स किसको कहेंगे? सेट्स विच हैज सेम एलिमेंट्स, सेट्स विच हैज सेम एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। सेट्स विच हैज सेम एलिमेंट्स, विच हैज सेम एलिमेंट्स, यानी कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, ये भी लिख लें, काउंट ऑफ द एलिमेंट इज आल्सो सेम। कौन कौन से वाले दो सेट्स बिल्कुल सेम थे पुरानी एग्जांपल में? D is equals to F, D is equals to F, also number of elements in D they are equal to number of elements in F, number of elements in D they are equal to number of elements in F। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आते हैं जरा मेन काम की तरफ, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, देखिए जो सेट थ्योरी है, जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के अंदर हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस इसमें या तो कैसा होगा? यूनियन, या कैसा होगा? इंटरसेक्शन, या कैसा होगा इसके अंदर? कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही है कि नहीं? या होगा यूनियन, या होगा इंटरसेक्शन, या होगा कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही है कि नहीं? हमारी एग्जाम्पल के अंदर जो ऑपरेशंस है, मैंने कहा ऑपरेशंस में या तो होता है यूनियन का ऑपरेशन, इसका सिंबल कैसा होगा? यू की तरह, या तो इसका जो सेकंड ऑपरेशन है वो होता है इंटरसेक्शन का, ठीक है, उसका सिंबल कैसा होता है? इस तरह का, ठीक है। या तो जो सा है वो जो तीसरा ऑपरेशन है वो होता है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन को दो तरह से बताते हैं, या तो एक छोटा सा सी लगाते हैं सेट के नाम के ऊपर, ठीक है, मतलब अगर सेट है ना ए के ऊपर एक छोटा सा सी लगा देंगे, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, अगर सेट ए है तो उसके ऊपर छोटा सा डैश, यानी कि ए के ऊपर प्राइम, इसको ए प्राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ए प्राइम कहा जाता है, ठीक है। इट इज ईदर ए और ए प्राइम का, ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम कहा जाएगा। ये तीन ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर। तीनों ऑपरेशंस हम लोग एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। लेट द यूनिवर्सल सेट बी द सेम वन, और ए है आपका 1 3 5 7 9, बी है आपका 2 4 6 8 10, सी है आपका मिसाल के तौर पे ए हमने क्या लिया? 1 2 1 3 5 7 9, इसको सी का नाम देते हैं, बी डिफरेंट रख लेते हैं। B is equals to 1 2 3 4 and 5, D है 7 8 9, और E है, और E है 6 7 8 9 और
10, 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 5 सेट्स हैं, उनके अंदर सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब मैं 3 कॉलम्स बनाता हूं। एक कॉलम पे मैं यूनियन की बातें लिखूंगा, एक कॉलम में मैं इंटरसेक्शन के बारे में लिखूंगा, और एक कॉलम में मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में लिखूंगा, ठीक है बच्चों। यूनियन कौन सा है, यूनियन किसको कहा जाता है? सिंबल तो इसका वही यू की तरह से होगा। यूनियन देखें, एक लफ्ज इस तरह का है जिसका मतलब होता है ऑल टुगेदर। उर्दू में कहा जाए तो यूनियन इज स्ट्रेंथ कहते होते हैं ना, एक स्टोरी में इत्तेफाक में बरकत है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? ऑल टुगेदर, सम अप करना है। अच्छा, सम अप लिटरल सम यानी प्लस वाला सम अप नहीं, उनको इकट्ठा लिखने वाला सम, उनको इकट्ठा लिखने वाला सम। तो यूनियन किसको कहेंगे? दो सेट या दो से ज्यादा जितने भी सेट्स को आप यूनाइट कर रहे होंगे तो उनके तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके आपने लिखना है। सेट्स का एक असूल है कि कोई भी एलिमेंट 2 दफा नहीं आता किसी सेट के अंदर। हर एलिमेंट हमेशा कितनी दफा लिखा जाता है? 1 दफा लिखा। बेशक आप उनको इकट्ठा भी कर दें, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में लिखे हुए होने चाहिए। इधर दे शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर आपको नजर आ रहा हो उसके अंदर, या वो डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो लेकिन एक ऑर्डर नजर आए उसके अंदर, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी कि उसके तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? रिपीट ना करें वो। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? रिपीट ना करें वो अपने आप को। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो यूनियन के अंदर हम क्या लिखते होते हैं? वी राइट द एलिमेंट्स ऑल टुगेदर। यूनियन अ वर्ड दैट केम फ्रॉम यूनाइट, यूनाइट, ठीक है। यूनियन कहां से निकला? वर्ड यूनाइट से निकला है। और यूनियन में करते क्या है हम लोग? वी राइट all elements, we write all elements of all sets all together, यानी कि कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम? we combine, या आप कह सकते हैं इसको कि हम क्या कर लेते हैं? merge the elements, we unite या we combine या we merge the elements from given sets। जो भी सेट्स गिवन होंगे उनके एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? यूनाइट करके, इकट्ठा करके हम उनको लिखते हैं। यूनियन अपने लफ्ज अपने नाम से ही जाहिर है, अपने नाम से ही क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट है, सॉरी एक ऑपरेशन है ए यूनियन बी, एक ऑपरेशन है ए यूनियन बी। अब ए के एलिमेंट्स भी आप लोगों को मालूम है, दैट आर 1 3 5 7 9। यूनियन बी के एलिमेंट्स भी मालूम है आपको, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। ऑपरेशन कौन सा वाला अप्लाई होगा इसके ऊपर? सिंबल ने बताया हमें कि ये यूनियन है, सिंबल ने बताया यूनियन है। अब देखें बच्चों, इसका जब आप आंसर लिखेंगे, ए, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ए आपका 1 में, ए के अंदर भी 1 है, बी के अंदर भी 1 है, ए के अंदर भी आपका 3 है, बी के अंदर भी 3 है, ए के अंदर भी 7 है, बी के अंदर भी 7 है। तो हम 1 3 और 7 को, 1 3 और 5 सॉरी, इनको 2 दफा नहीं लिखेंगे, एक ही दफा लिखेंगे। इवन जो एलिमेंट एक दफा आ गया उसको भी एक दफा लिखना है, और जो 2 दफा आ गया उसको भी एक ही दफा लिखना है। यानी कि अगर आप 2 सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो हेंस यू कैन आल्सो टेक यूनियन ऑफ मल्टीपल सेट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई यूनियन एफ यूनियन जी यूनियन एच यूनियन, जितने मर्जी सेट्स का आप यूनियन ले लें। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बाकी सेट्स के अंदर क्या करेंगे? मिक्स हो रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे, यार उधर भी ये वाला एलिमेंट है, इधर भी ये वाला एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स आपने नहीं लिखना, सिर्फ एक दफा लिखना है। जो एक दफा भी अपीयर हो गया यूनियन के अंदर वो आ जाएगा, जो मल्टीपल टाइम्स भी आ गया यूनियन में उसको रिपीट करेंगे हम। बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि कंसीडरिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल सेट्स ऑल टुगेदर, बट नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड मोर देन वंस। तो इसका आंसर आएगा आपके पास, 1 को 1 टाइम लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
5 के बाद क्या आ जाएगा? 7 और 9 आ जाएगा, 7 और 9 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी कि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीजन होगा जिसमें ए और बी के तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे। इसमें से आप चाहें तो ए भी निकाल सकते हैं और चाहें तो बी भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा सेट आ गया है कि जो ए है वो इसका सबसेट है और बी भी इसी का सबसेट है। यानी ए भी इसी से बना है और बी भी इसी से बना है। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो समझ आ रही है कि नहीं? यूनियन में एलिमेंट्स की तादाद हमेशा बढ़ जाती है क्योंकि आप बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को मिक्स करके इकट्ठा करके लिख रहे होते हैं। सिर्फ तब एलिमेंट्स की तादाद नहीं बढ़ेगी जब आप लोग किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले रहे होंगे, बिकॉज वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा कि यार मेरे अंदर कोई एलिमेंट है तो आप यूनियन के अंदर उसको भी शामिल कर लें। ठीक है ये बात कि नहीं? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ये बात समझ आती है कि नहीं? सेट ए का यूनियन लेंगे किसके साथ? फाई के साथ। ए यूनियन फाई, फाई मतलब कौन है? एम्प्टी सेट। उसका यूनाइट करेंगे किसी भी सेट के साथ तो वो किसी भी सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा, वो सेट का आंसर सेम आएगा। तो मैथमेटिकली आप इसको बोलेंगे ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। इट इज इन अ सिमिलर वे जैसे अलजेब्रा में आप करते थे 5 + 0 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पे आप किसी भी सेट को यूनाइट कर रहे हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो यू विल गेट द सेम सेट अगेन। ठीक है, समझ आई मेरी बात? क्या नहीं आई? आई होप यस। सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी, इसका आंसर बता सकते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे? कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद 7। These are the number of elements in A union B। बात समझ आई कि नहीं? A यूनियन D का आंसर निकाल सकते हैं? मुझे जरा, आप लोग की तो कॉपी में भी कॉलम्स चल रहे होंगे, मुझे A यूनियन D का आंसर भी निकाल के बताइए, D यूनियन E का आंसर भी निकाल के बताइए। इन दोनों के आंसर्स मुझे निकाल के बताइए। ए यूनियन डी का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बताएं मुझे। ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स 1 3 5 7 8, सबका आंसर यही आ रहा है। इसमें भी डी यूनियन ई के एलिमेंट्स को भी ऑल टुगेदर करके बताइए क्या आंसर आएगा। 6 7 8 9। डी इज ऑल्सो इज अ सबसेट ऑफ ई। 7 8 9 डी के अंदर मौजूद है, तो डी यूनियन ई का आंसर क्या आ रहा है? 6 7 8 9 10। और ये सेट किसके बराबर है बच्चों? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? बताएं मुझे। ई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? ठीक, तो आप एक एक्सप्रेशन वैसे यहां पर ये भी लिख सकते हैं, डी यूनियन ई इज इक्वल टू व्हाट? ई। ऐसा पता है कब होता है? सिर्फ तब जब एक जो छोटे वाला सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स बड़े वाले सेट से कॉपी किए जाएं। तो बड़े वाले सेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जब आप उसको यूनाइट करेंगे किसी और सेट के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या था? बड़ा था। जैसे यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आंसर आएगा, बिकॉज ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। बाकी सारे सेट क्या हैं? उससे छोटे हैं। तो इसी तरह से ये वाले जो से एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? किस एलिमेंट से कॉपी हुए? मिसाल के तौर पे ई से। तो जब आप इन दोनों को यूनाइट करेंगे तो कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ई का ही आंसर सेम आएगा। जो एलिमेंट्स ई के थे वही आंसर में भी दिखाई देंगे, जैसा भी आपने एक्सपेरिमेंट में या एग्जाम्पल में देख भी लिया। ठीक है ये बात कि नहीं? और ये जनरली देखा जाए तो इट ओनली हैपेंस इन द केस ऑफ सबसेट, कि वन ऑफ द सेट इज सबसेट ऑफ द अदर सेट। ठीक है, ये हमेशा कब होता है? व्हेन वन ऑफ द सेट is a subset of another set। किसी और सेट का क्या बन जाए? सबसेट बन जाए। सिर्फ तब इस केस में इसका आंसर इस तरह से आता है। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं?
अब जब हम बात करते हैं किसकी तरफ, इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सेट्स दे आर रिटन वंस ओनली। इंटरसेक्शन में क्या होगा, इसका सिंबल कैसा है, ऑपोजिट ऑफ द यूनियन। यूनियन में आप ऑल टुगेदर लिखते हैं, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ओनली दे आर रिटन वंस, ओनली common elements in the sets are written once, only common elements in the set are written once। बात समझ आ रही है कि नहीं? कहा जाए तो कॉमन रीजन या कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन रीजन या कॉमन एलिमेंट्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 3, 5, 7 और 9 इंटरसेक्शन विद बी। बी हैज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब कॉमन एलिमेंट्स इनमें से कौन कौन से वाले हैं, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो इनका जो कॉमन रीजन है दोनों का 1, 3, 5, इनका हमेशा रीजन क्या है 1, 3, 5 कॉमन रीजन है। ये वो वाला रीजन जो ओवरलैपिंग रीजन होगा, दोनों सेट्स का कैसा रीजन, ओवरलैपिंग रीजन होगा। ठीक है, कौन सा रीजन, ओवरलैपिंग रीजन। यहां पे उसने कहा ना कॉमन रीजन, कॉमन रीजन बेसिकली ओवरलैपिंग रीजन को कहा जाता है। लिख लें अपने पास, कॉमन रीजन इज द ओवरलैपिंग रीजन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर, दे आर 3। एक फर्क जानिए जरा दोनों के अंदर, एक फर्क जानिए दोनों के अंदर। व्हाट इज दिस, ये एक सेट है, इसका आंसर भी क्या होगा, सेट। A intersection B always gives you a set. Similarly, A union B also gives you a set. इसी तरह से जितने भी अभी तक आपने एग्जांपल्स देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का भी, वो हमेशा हमें सेट का आंसर सेट ही देते हैं। ये वाहिद ऐसा ऑपरेशन है जो हमें सेट का आंसर नहीं देता। ये हमें क्या देता है, इट इज काउंट, काउंट ऑफ द एलिमेंट्स, काउंट ऑफ एलिमेंट्स। समझ आ रही कि नहीं? सेट में और इस दूसरे काउंट के अंदर फर्क यह है कि सेट दे आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स बट द काउंट इज ऑलवेज फ्री। विदाउट ब्रैकेट उसको निशानी है, ये उसकी बात समझ आ रही है कि नहीं? निशानी क्या है, राइट देम विदाउट ब्रैकेट एंड राइट देम विद ब्रैकेट। जब विद ब्रैकेट लिखा जाएगा तो वो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, विदाउट ब्रैकेट होगा तो वो उसका काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रही बात है कि नहीं? जैसे नहीं तो वेरिएबल एंड वैल्यू, ठीक है। मुझे जरा इसके आंसर्स निकाल के दिखाइए। अच्छा बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने। दो सेट्स को जब आप यूनाइट करेंगे, अगर सेट नंबर, सुनिएगा जरा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सेट ए में भी एलिमेंट्स हो और सेट दूसरा वाला जो है ना सेट क्यू, दोनों में एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब हम इनको यूनियन करेंगे ना, ऑल टुगेदर लिखेंगे, तो हमेशा इनके यूनियन के आंसर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लाजमी नजर आएंगे आपको, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लाजमी नजर आएंगे, क्योंकि ए में भी एलिमेंट्स थे और क्यू में भी एलिमेंट्स थे। लेकिन जब आप इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट का जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है वो ये है कि ए और क्यू के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन हो ही ना। बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होगा ना कि मर्ज होके लिख दिया जाए। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, जब कोई भी एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन ना हो। तो जब कोई कॉमन नहीं होगा तो आंसर हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। When two sets they have no common region, when they have no common element, then the answer is 5. Then the answer is 5. When two sets they have no common element, then the answer is 5. लिखें, when two sets have no common element, when two sets have no common element, then the answer of intersection is
phi. When two sets have no common element, then the answer of intersection is phi. Then the answer of intersection is phi. ठीक है ये बात? मुझे जरा इन तीनों के आंसर्स निकाल के बताइए. ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, डी इंटरसेक्शन ई. अच्छा इधर देखें जरा. What is the answer of A intersection C? A और C में कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है? 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10. ये सारे कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर्स हैं between 1 and 10. एंड ये सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं between 1 and 10. समझ आ रही है कि नहीं? सो इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. इवन और ऑड बिल्कुल क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होते हैं. तो इसका जब आंसर आप लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? एम्प्टी सेट. या आप इसको लिखने में और किस तरह से लिख सकते हैं? इसको फाई लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? फाई करके. अब जब आप ए इंटरसेक्शन डी की बात करेंगे, किसकी? ए इंटरसेक्शन डी की. हैव अ लुक प्लीज. इन दोनों में कोई कॉमन है जी बच्चों? जरा एहतियात से बताना, क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं, आसान सी बात होती है, 1 मार्क की बात है ये. गलत एक भी एलिमेंट होगा तो पूरा नंबर आपका जाया जाता है. बेशक आपने 4 एलिमेंट्स लिखने थे, 4 में से 3 ठीक है और एक खराब है तो पूरा नंबर आपका लूज जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर की बात है. आसान तरीन बात है. इसमें सिर्फ देख के आपने आंसर्स लिखने हैं. कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं है. कॉन्सेप्ट अगर हुआ भी तो 5% कॉन्सेप्ट है एंड 95% इज योर आइज. ठीक है. ए इंटरसेक्शन डी का आंसर बताएं. 7 8 9 7 9. तो इसका आंसर आ जाएगा 7 9. मुझे बताए डी और ई आपस में कौन सा वाला सिनेरियो था? सबसेट वाला था ना. जब आप यूनाइट करेंगे तो इट विल गिव यू द बिग सेट. यूनाइट करेंगे तो इट विल गिव यू द बिग सेट. जब इनका कॉमन निकालेंगे तो इट विल गिव यू द स्मॉल सेट. इट विल गिव यू द स्मॉल सेट. जरा इस बात को समझे. मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है. कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि बाद में आके हमें इसको सवाल करना होगा. ऐसा नहीं. जस्ट एक सेंस एक डेवलप हो रही है हमारे अंदर कि एक छोटा सेट है which was a subset and one was a bigger set. When you were uniting them तो आंसर हमेशा बड़ा सेट ही आता है. लेकिन जब आप कॉमन सेट निकालेंगे, कॉमन रीजन निकालेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू द स्मॉलर वाला सेट. ठीक है बात. यही चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है डी और ई के अंदर. डी और ई के अंदर यहां पे 7 8 9 है, यहां पे 6 7 8 9 एंड देन 10. तो जब आप इनका कॉमन रीजन निकालेंगे डी इंटरसेक्शन ई का 7 8 और 9 आएगा, which is also what? ये किसकी तरह से है? डी की तरह से है. किसकी तरह है ये? डी की तरह. बात समझ आ रही है कि नहीं बच्चों? बताएं समझ आ रही है सारों को? इस तरह से होगा ये. तो यूनियन हमने पढ़ा. यूनियन का मतलब क्या होता है? ऑल टुगेदर. यस और नो? इसका मतलब क्या होता है? कॉमन. और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जरा समझिएगा, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से उस एलिमेंट उस सेट को माइनस कर लो तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर है. यानी यहां पर 1 3 5 7 9 है ना, एक कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा मैं तो इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स, बाकी सारे थे कौन से वाले? 1 2 4 6 8 और 10 था. यानी यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट्स निकाल दो, उस सेट के एलिमेंट्स निकाल दो. अदर देन दैट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट में लिखे जाएंगे उस सेट के. सिंबल इसका क्या होता है? आई टोल्ड यू समटाइम यू राइट एज दिस सी, या यू राइट व्हाट? अ कॉम्प्लीमेंट. सॉरी कॉम्प्लीमेंट या प्राइम. इसका नाम क्या है? लोग इसको क्या कहते हैं? ये प्राइम बोला जाता है इसको. और ये किसके लिए है? कॉम्प्लीमेंट के लिए है. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट का लिखें. कॉम्प्लीमेंट का लिखें. लफ्ज इस्तेमाल करना. सब्ट्रैक्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट. या रिमूव का वर्ड इस्तेमाल. रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट.
you will get a complement. Complement क्या होगा? Remove या subtract the elements of a set from कौन से सेट में से? From universal set. Remove या subtract the elements of a set from the universal set. तो इसको लिखा कैसे जाएगा? अगर A कॉम्प्लीमेंट हुआ, आयशा इसको कैसे लिखेंगे? What is A कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल माइनस A करके लिखेंगे जनरली, यूनिवर्सल माइनस A करके लिखेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें यूनिवर्सल पहले, सबसे पहले आ गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से हमने निकाला किसको? 13579 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। 13579 को आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा बच्चों? 13579 रिमूव कर दें तो इट विल बी 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यस बच्चे, यूनिवर्सल सेट, सिर्फ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्योंकि आपने कहना होता ना ए के अलावा सारे, तो ए के अलावा सबसे बड़ा कौन था? यूनिवर्सल था। तो ए को छोड़ के उसके अलावा सारे, तो उसके अलावा सारे में तो सबसे बड़ा फिर यूनिवर्सल कहते हैं, तो उसको कंसीडर करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, दे आर हाउ मच? 5, ठीक है। यानी कि अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स थे, सुने जरा, यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स माइनस किए जाएं तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स की तादाद आपको पता चल जाएगी, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो एलिमेंट्स रिमूव हो रहे होते हैं या एक्सक्लूड हो रहे होते हैं। क्या ख्याल है? ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना यहाँ पे, रिमूव या सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे एक और लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है एक्सक्लूड का। कौन सा लफ्ज? एक्सक्लूड का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है इसके लिए। एक्सक्लूड कर दे उन तमाम एलिमेंट्स को फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, जिस भी सेट का आप लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। मुझे जरा बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए। अब थोड़ा से डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ एक या दो सेट्स की बात कर रहे थे, अब जरा मर्ज करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस मुख्तलिफ सेट्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन है दैट इज ए यूनियन बी यूनियन ई, ए यूनियन बी यूनियन ई। जरा इसका मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी यूनियन ई? इसका मतलब होगा ए के बी के इकट्ठे करके जब आप लिखेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उनको फिर ई के साथ इकट्ठे करके आपने लिखना है। या ओवरऑल देखा जाए तो ए बी और ई का ऑल टुगेदर आपने ऑल टुगेदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा? ए यूनियन बी का आंसर तो मालूम है ना सारों को? ए यूनियन बी का आंसर क्या था हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 के बाद 7 9 या 7 9, ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी का आंसर, जो हमने पिछले पार्ट में ऑलरेडी निकाल लिया था। इसका यूनियन निकालना है किसके साथ? ई के साथ। ई में क्या पड़ा हुआ है? 6 7 8 9 और 10। जब इनका आप यूनियन निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। 6 यहां से लिख लेंगे, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। 6 आप लोग ई से लिख लेंगे, 7 दोनों में कॉमन है, 8 भी ई से लिख लेंगे, 9 दोनों में कॉमन है और 10 ई से लिख लेंगे। यार ये तो वही सेट नहीं बन गया आपका? कौन से वाला? यूनिवर्सल सेट। समझ आई बात की कि नहीं? इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ये जरा आप लोग करके दिखाइए। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये निकाल के दिखाइए। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी।
मुझे बताओ ए यूनियन बी तो आप पहले ही निकाल चुके थे, 1 2 3 4 5 7 9, और यूनियन लेना है सी यूनियन डी का। क्या सी यूनियन डी आपने निकाला था पहले? नहीं निकाला था। अभी देख लेते हैं। 2 4 6 7 8 9 10, 2 4 6 7 8 9 10। बच्चों क्या सी यूनियन डी का आंसर ठीक लिखा है? डिपेंड करता है मार्क्स कितने हैं। अगर 1 मार्क का है तो आपको सिर्फ फाइनल आंसर लिखने का मिलेगा, 2 मार्क्स का तो एक आपको बीच में इंटरमीडिएट स्टेप दिखाना होता है। ये असूल याद रख लें। 1 मार्क इट्स ऑलवेज फॉर द आंसर। इफ 2 मार्क्स, 1 विल बी फॉर आंसर, 1 विल बी फॉर वर्किंग। एंड इफ देयर आर 10 मार्क्स, मिसाल ले रहा हूं जस्ट एक जनरल बात करने के लिए, 1 मार्क विल बी फॉर द आंसर, रिमेनिंग 9 मार्क्स विल बी फॉर द स्टेप्स। वैसे जनरल बात की, ऑल्दो 10 मार्क्स का सवाल होता नहीं है, दे आर ऑलवेज ऑफ पार्ट्स। तो इनको जब आप सम अप करेंगे, ऑल टुगेदर लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 यूनिवर्सल ही आ रहा है, 6 7 8 9 और 10। स्टिल इसका भी आंसर आ रहा है आपके पास, यूनिवर्सल सेट आ रहा है। लिखें जरा एक और इंटरसेक्शन की मिसाल लेते हैं। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? सी यूनियन डी के साथ। निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए बच्चों बात सुने, ए यूनियन बी पहले आपने निकाल लिया था ना। ए यूनियन बी पहले आपने क्या किया था? निकाल लिया था। ए यूनियन बी आपने पहले क्या कर लिया था? निकाल लिया था। तवज्जो रखें, ए यूनियन बी पहले निकाल लिया था। उसके बाद सी यूनियन डी भी तो आपने निकाल लिया था, वो ये लिखा हुआ है, ये आपके पास है सी यूनियन डी, और ये लिखा हुआ है आपके पास ए यूनियन बी। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ जो है, ठीक है। मुझे बताएं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था? कॉमन। तो इसके अंदर कोई कॉमन रीजन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना कॉमन रीजन, बताएं बच्चों। तो इन दोनों का जो कॉमन कौन कौन से वाला होगा? पहला इसका आंसर आएगा कौन से वाला? 2 4 7 और 9। 2 4 7 9 किसी सेट से मैच कर रहा है? नो। नेक्स्ट लिखें, मुझे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए बच्चों। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए। व्हाट इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी? दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनिवर्सल में से किसको माइनस करेंगे? ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। यूनिवर्सल में से किसको माइनस करेंगे? ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। बच्चों यही आंसर आ रहा है, 6 8 10। ए यूनियन बी का जो भी आंसर था ना, ए यूनियन बी ये वाला था ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकालना है? यूनिवर्सल में से इन तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर दो। अब जब मैं यूनिवर्सल में से निकालूंगा इन एलिमेंट्स को, तो कौन कौन सा माइनस होगा? 1 2 3 4 5 7 भी माइनस होगा, 9 भी माइनस हो जाएगा। रह कौन कौन सा जाएगा? 6 8 और 10। 6 8 और 10 रह जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? तो ये हमारे पास यहां पे इसका जवाब हो जाएगा। मुझे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताइए। खामोशी से प्लीज, रयान बट खामोश हो जाए।
इसका जवाब क्या आएगा? यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला था पहले? ए इंटरसेक्शन बी निकाला था ना? ए इंटरसेक्शन बी का जो इन दोनों में जो कॉमन है 1, 3 और 5। तो ए, सुनो जरा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से 1, 3, 5 के अलावा सारे एलिमेंट्स। 1, 3, 5 के अलावा मैं लिखने वाला हूं यूनिवर्सल में से कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8, 9 और 10। 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक हो की बात है कि नहीं? अच्छा, मुझे एक वैसे ही एक्सक्लूसिवली एक और चीज मुझे निकाल के बताइए क्योंकि मैं अभी आपको एक फॉर्मूला की तरफ लेके जाऊंगा। एक ये थोड़ा सा खास आंसर है और एक ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से ही एक कह लें कि एक इवैल्यूएट करूंगा एक फॉर्मूला। इन दोनों वैल्यूज को थोड़ा हाईलाइट कर लें बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। यहां से एक वैल्यू निकलेगी अभी। मुझे जरा ये भी चीज निकाल के बताइए सारे स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब यहां पे पहले क्या करना पड़ेगा आपको गर्ल्स एंड बॉयज? ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा ना, निकाला हुआ पहले से। व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट? बताएं मुझे फातिमा, अमजद। 2, 4, 6, 8 और 10, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी है 1, 2, 3, 4, 5। इसका कितना हो जाएगा फिर? 7, 8, 9 और बच्चों 10। 6, 7, 8, 9 और 10। इनका जो इंटरसेक्शन है इसका आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन। अब इसमें कॉमन कौन कौन से वाला है? 6, 8 और 10। बात समझ आई कि नहीं आई? इसका आंसर इससे मैच करेगा, इसके साथ। यह आंसर किससे मैच कर रहा है? सिंगल स्टार के साथ। ये वाली वैल्यू क्या थी? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। ठीक है बात कि नहीं? ये मैंने साइड पर यहां पर क्या कर लिया? लिख लिया। इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसको जरा हम लोग देखते हैं डबल स्टार के साथ, तवज्जो रखिएगा। अब ये क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था ना, ए इंटरसेक्शन बी का, तवज्जो प्लीज, होल कॉम्प्लीमेंट था। इसका आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का ऑपोजिट क्या होता है? यूनियन। बी का ऑपोजिट क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर हमेशा इसके इक्वल आएगा। लेट्स प्रूव इट बच्चों, लेट्स प्रूव इट। क्या वाकई इस तरह से होता है या नहीं होता? मतलब पहले मैंने क्या कहा, देखें बच्चों, ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है इट इज इक्वल टू व्हाट? ए का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? एक, तवज्जो से सुने, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक ऑपोजिट चीज से ताल्लुक रखता है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा किससे ताल्लुक रखता है? ऑपोजिट चीज से। अगर आप कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट नॉट लॉजिक के हिसाब से पता होगी, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ये बात। बायोलॉजी में नहीं होती, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ये। क्योंकि आप लोग तो रियल मैथ्स पढ़ते हैं ना, प्योर मैथ्स पढ़ते हैं। एक और मैथ्स भी एग्जिस्ट करती है नेचर में, उसको बुलियन मैथ्स बोलते हैं। लॉजिकल मैथ्स होती है, वो हायर क्लासेस में जाके अगर मैथ्स पढ़नी हो तो पढ़ते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर वाले अपनी कंप्यूटर में बुलियन मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। वहां पे प्लस का मतलब कुछ और होता है, डॉट का मतलब कुछ और होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ और होता है। ये कंप्यूटर वालों से मैं बात कर रहा हूं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब सारे बच्चे अगर सुनेंगे तो ये मतलब होता है इसका ऑपोजिट चीज। ए का ऑपोजिट क्या होगा?
यूनिवर्सल में से ए निकाल दे, जो रह जाएगा वो, यानी अगर मैं ऐसे भी बना दूं, अगर मैं एक डायग्राम बना देता हूं, बाहर वाला जो सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट की निशानी है, और ये जो गोल दायरा से अंदर बनाया है ये सेट ए की निशानी है। ये जितना भी इसको मैं शेड कर दूं, तो मैंने किसको शेड किया? ए को शेड किया। किसको किया? ब्लू कलर से किसका शेड है? ए का। ग्रीन कलर से जो मैं शेड बना रहा हूं, ये किसका शेड है? ए के अलावा हर चीज का। ये किसका शेड होगा? ए के अलावा। तो ये जो ग्रीन शेड है, ब्लू है आपके पास, ब्लू आपके पास क्या है? ए। और जो ग्रीन है आपके पास, ये है आपके पास बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सो अब कॉम्प्लीमेंट का मैं मतलब समझा रहा था कि कॉम्प्लीमेंट चीज को ऑपोजिट कर देता है। तो जब आप एज अ होल पूरी ब्रैकेट लगाकर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ये ए का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इवन ये जो अंदर साइन है इसका भी क्या आ जाएगा? ऑपोजिट। यूनियन की जगह पे क्या लिखा जाएगा फिर? इंटरसेक्शन। इसी तरह से जब यहां पर आते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा, ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं होल कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। कौन सा लफ्ज? होल कॉम्प्लीमेंट का। वो ए का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, और इवन ये जो अंदर साइन है इसका भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ आ रही बात? है नहीं? अब ये चीज प्रूव होनी चाहिए ना कि ये बात दुरुस्त है। प्रूव हम लोग हमेशा किस तरह से करते हैं? बाय टेकिंग इन एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक एग्जांपल ऑफ दिस। रैंडम से मैंने यहाँ पे सेट लिखा, दुनिया में जो मर्जी सेट आप लिख लें, आंसर्स विल ऑलवेज बी जस्टिफाइड बिकॉज इट इज अ रूल। हमने कभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये रूल है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या था? इट वाज अ रूल। इट वाज अ रूल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वो हाइपोटेन्यूज ने दिया था। ये जिस शख्स ने सबसे पहले एक ऑब्जर्व किया था कि ऐसा होता है, इट वॉज नॉट समथिंग विच ही इन्वेंटेड। उसने खुद से कोई बनू के कोई मशीन नहीं बनाई थी। दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द नेचर। अ पर्सन वॉज द वन जिसने पहले ही इसको, अच्छा ये तो ऐसा फिनोमेना है, उसकी बेस के ऊपर अब इसका नाम भी रखा गया है। इस असूल को, इस रूल को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको क्या कहा जाता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहेंगे इसको? दोबारा बोले, फिर से बोले। ए लेवल्स में ये बात फिर से रिपीट होती है, कंप्यूटर में भी बहुत दफा रिपीट होती है। आपसे वो टीचर्स पूछते हैं, बताएं यार डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ कि नहीं? कोई बच्चा भी नहीं कहता कि हमने पढ़ा हुआ, सब कहते हैं कोई नहीं पढ़ा हुआ। इसलिए मैं 3 दफा आपसे बुलवा रहा हूं, व्हाट इज दिस? ठीक है बात के नहीं? ये आगे फ्यूचर में फिर से इस्तेमाल होती है ये बात। अच्छा, जरा इसके आंसर्स निकालते हैं। अब आपको मालूम है, जरा देखें प्लीज, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑलरेडी आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर क्या हुआ है? लिखा हुआ है। बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऊपर ऑलरेडी क्या हुआ है? लिखा। जरा इनको ऑल टुगेदर मुझे लिखवाओ, इसको और इसको ऑल। मैं दोबारा इसलिए लिख लूं, टाइम लगेगा, मैं यहां पे डायरेक्टली इसके आंसर्स लिख देता हूं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसको यूनियन कर रहे हैं। बच्चों यूनियन का मतलब आता है ना सारों को? क्या मतलब होता है यूनियन का? हाँ, ऑल टुगेदर। गुड नाइट यार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 4 6 7 8 9 और 10। समझ आई कि नहीं आई? अब इसका आंसर मैच करो इसके साथ, हमेशा क्या होगा? सेम होगा। यानी इसका आंसर क्या है? जो भी आंसर है इसका 2 4 6 7 8 9 10, 2 4 6 7 8 9 10, ये हमने आंसर निकाला नहीं था, हमने पहले ही लिख दिया था, क्योंकि असूल है ये तो सिर्फ प्रूव करके बताया आपको मैंने। तो अब जब कभी भी आप इस चीज को करेंगे, मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया, क्या कि जब वो होल कॉम्प्लीमेंट आएगा, हर चीज को उल्टा कर दें आप, बस सिंपल सी बात है। When there comes a whole complement, हर चीज को क्या कर दें? उल्टा कर लें। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? ये समझ आई? आ गई? वैसे यहाँ पे मेरे पास, वैसे इससे हट के एक और असूल मेरे जहन में आ रहा है, एक और रूल मेरे जहन में आ रहा है, जो कि एक ऑब्जर्वेशन से आता है। मुझे एक बात बताएं,
ये कौन सा सेट है? व्हाट इज दिस? ये क्या हो जाएगा? ए का ऑपोजिट। अगर मैं इसका क्या कर लूं, फिर कॉम्प्लीमेंट ले लूं, ये फिर क्या बन जाएगा? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जब आप ए को लेके ए का क्या बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट। इट विल गिव यू द ऑपोजिट ऑफ ए। जब ऑपोजिट ऑफ ए का फिर से ऑपोजिट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यानी कि ए का ऑपोजिट आएगा 2 4 6 8 10, और 2 4 6 8 10 का ऑपोजिट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9। तो इट इज इन फैक्ट इक्वल्स टू व्हाट? ए। डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज इक्वल्स टू द सेम कॉम्प्लीमेंट। लिखें अपने पास, डबल कॉम्प्लीमेंट of a set is the same set. Double complement of a set gives us the same set. Double complement of a set gives us the same set. ठीक है, स्टार्ट करें। हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट मैं प्रोबेबिलिटी के साथ भी लेटर ऑन क्या करूंगा, कनेक्ट करवाऊंगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मर्ज होके आ रहे होते हैं, ठीक है। इन केस अगर कोई चीज रह जाती है तो वी विल एनकाउंटर इट इन द पास्ट पेपर्स आल्सो, सही है। सो वेन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है बच्चों जिसमें सर्कल्स इस्तेमाल होते हैं किस चीज के लिए? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और रेक्टेंगल इस्तेमाल होती है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा था ना, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा था, तो सबसे आउटर जोन सा होगा वो क्या होगा? रेक्टेंगल, और बाकी सारे उसके इनसाइड बनाए जाएंगे, बाकी सारे उसके इनसाइड सर्कल्स की सूरत में बनाए जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो वेन डायग्राम का लिखें, इट इज अ डायग्राम, इट इज अ डायग्राम in which circles are used to represent sets, which are drawn inside a rectangle, which are drawn inside a rectangle. A rectangle represents universal set. A rectangle represents a universal set. For example, this is a universal set. अच्छा, इसका ताल्लुक पीछे वाले के साथ नहीं है, बस ये नया सिस्टम चल रहा है, ठीक है। Let's say this is set A, this is set B, this is set C, let's say this is set D, this is set, मिसाल ले रहे हैं E, ठीक है, मिसाल ले रहे हैं E। इनमें मैंने ना मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस किया है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में आई ट्राई टू डिस्कस मल्टीपल या डिफरेंट केसेस। इसमें मैंने डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया है। 3 बेसिकली इसके अंदर केसेस आते हैं। पहला तो मैं यहां पे बना देता हूं, ए और बी को अगर आप देखें तो कैसे सेट बन रहे हैं? पार्शियली ओवरलैपिंग, ठीक है। ये क्या है आपका ए और ये क्या है आपका बी। समझ आ रही बात? ए एंड बी। ये वाला रीजन इनका कैसा है? कॉमन रीजन है। ये रीजन कौन सा वाला है इनका? कॉमन रीजन है। कौन सा रीजन है बच्चों? कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों के अंदर सेम हो। तो जो दोनों के अंदर सेम होगा तो ये यूनियन है या इंटरसेक्शन है?
ये इंटरसेक्शन होगा। अगर मैं इसको इस कलर से रिप्रेजेंट करूं, ये सारा जो ग्रीन पैच है जिसमें ये वाला ओवरलैपिंग भी शामिल होगा, तो ये ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी ऑल टुगेदर। तो जो ग्रीन शेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यूनियन को। किसको? यूनियन को। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर दूसरी तर्ज में देखा जाए, ये वाला रीजन ना ए का रीजन है और ना ए का रीजन है और ना बी के अंदर शामिल है, यानी ए और बी को इकट्ठा करके उसके आउटसाइड। क्यों बच्चों? ये जो रेड वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन है? रेड वाला। ए और बी के अलावा सारा कुछ, ए और बी के अलावा सारा कुछ, यानी कि जो ग्रीन है, ग्रीन क्या शो कर रहा है? ए यूनियन बी। ग्रीन वाला क्या शो कर रहा है? इकट्ठा है ना, ऑल टुगेदर। ग्रीन में ये सारा कुछ आ रहा है। नोट करें, ये सारा कुछ आ रहा है ग्रीन में। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, ब्लू में कौन कौन सा रीजन आ रहा है? जस्ट ब्लू में सिर्फ कौन सा वाला रीजन है बच्चों? बताए ना यार। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। रेड वाला कौन सा रीजन है? कैसा रीजन होगा ये? ए यूनियन बी के अलावा सारा कुछ ना, ए यूनियन बी के अलावा सारा कुछ ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबको समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? अच्छा, एक तो ये सिनेरियो हो गया, इसका सेट इस तरह से दिखाई दिए जाते हैं। दूसरा इसका सिनेरियो किस तरह का है? इसको कहा जाता है सिनेरियो नंबर 1, दिस इज द ओवरलैपिंग सेट्स। इसको क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग सेट्स कहा जाता है। लिख लें अपने पास यहां पर, दिस इज ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग में क्या होता है? कुछ रीजन दोनों कुछ सेट्स का क्या है? सेम है। कुछ एलिमेंट्स क्या है उन दोनों सेट्स के अंदर? कॉमन है। ठीक है, लिख लें अपने पास ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में। दे हैव समथिंग इन कॉमन, द सेट्स हैव समथिंग इन कॉमन। समथिंग को हाईलाइट करना है। दे हैव समथिंग इन कॉमन। ओवरलैपिंग का लिखें, दे हैव समथिंग इन कॉमन। ओवरलैपिंग का लिखें, दे हैव समथिंग इन कॉमन। ये सिनेरियो नंबर 1 हो गया। सिनेरियो नंबर 2 का डिस्कस करते हैं। ये वही आपका यूनिवर्सल सेट है। एक सेट बनता है आपके पास ऐसा, और दूसरा सेट उसके अंदर बना हुआ है। दूसरा सेट उसके अंदर बना हुआ है। लेट्स से दैट ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट आपका सी है। ये सेट ए है और दूसरा सेट सी है। ये सिनेरियो होता है बच्चों कौन से वाला? सबसेट वाला सिनेरियो। ये सिनेरियो कौन सा वाला है? सबसेट वाला। सी इसमें क्या होगा? सी क्या है इसमें? सबसेट है। सी क्या है इसमें? सबसेट है, क्योंकि सी छोटा सेट है। सी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर लिखे हुए हैं? किसके अंदर लिखे हुए हैं? ए के अंदर। इसी तरह से बी और डी भी क्या है आपस में? यही सिनेरियो है। बी और डी भी क्या है आपस में? सबसेट वाला सिनेरियो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी आर प्रेजेंट इन ए। लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स सी में नहीं है, क्योंकि ए के कुछ एलिमेंट्स यहां पे जो लिखे गए हैं वो सी का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सी और ए दोनों के क्या है? कॉमन होंगे। सी और ए दोनों को क्या है? वो कॉमन है। समझ आ रही है कि नहीं? तीसरा सिनेरियो है आपके पास, लिख लें अपने पास सबसेट के, लिख लें ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी आर इन ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी
आर इन ए। ठीक है, ये आ गया ए और ये आ गया आपके पास ई। ये वाला भी एक तीसरा सिनेरियो है। पहला आ गया कौन से वाला सिनेरियो बच्चों? ओवरलैपिंग व्हेन द सेट्स हैव समथिंग इन कॉमन, यानी कि यहां पर क्या होगा, ये वाला रीजन क्या है इनके अंदर? कॉमन। सबसेट में क्या होगा, एक छोटा सेट दूसरे सेट के अंदर बना दिया जाएगा, यानी कि छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट का हिस्सा है। तो जो सबसेट होगा वो सर्कल के अंदर और जो बड़ा सेट होगा वो बिगर वाला सर्कल होगा। तीसरा केस आता है ये वाला, ना इनके अंदर कोई कॉमन रीजन है, ना कोई एक सेट जो छोटे वाला है वो बड़े वाले के साथ सबसेट बना रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से डायग्रामेटिकली ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये सेम है या टोटली डिफरेंट है। टोटली क्या है? डिफरेंट। ए के एलिमेंट्स और ई के एलिमेंट्स में से कोई एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट। तो ऐसे केस को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं इनको? डिसजॉइंट सेट्स। ई सारों के साथ ही डिसजॉइंट है, डी और ए भी क्या है? आपस में डिसजॉइंट है, डी और सी भी आपस में क्या है? डिसजॉइंट है। क्लियर है मेरे? बी और सी भी आपस में डिसजॉइंट है, बी और ई भी आपस में क्या है? डिसजॉइंट है। क्लियर हो रही मेरी बात ही नहीं? जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। लिख लें अपने पास, व्हेन दे हैव नथिंग इन कॉमन, व्हेन द सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन, व्हेन द सेट्स हैव बच्चों नथिंग इन कॉमन। यहां पे ओवरलैपिंग में क्या था? समथिंग इज कॉमन। ओवरलैपिंग में क्या होता है? समथिंग को मैंने कहा था हाईलाइट कर लें, समथिंग इज कॉमन इन द सेट्स। यहां पे द स्मॉलर सेट इज कंप्लीटली प्रेजेंट इन द बिगर सेट एंड इट इज ऑल्सो सबसेट वाला केस। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अब जरा हम लोग करते हैं शेडिंग वाला पार्ट। लेट्स स्टडी व्हाट? शेडिंग वाला पार्ट। हेडिंग लिखें जी, शेडिंग इन वेन डायग्राम। जी बच्चे, सिंपल नहीं, हेडिंग लिखें शेडिंग इन वेन डायग्राम। द पार्ट ऑफ द सेक्शन जो कि एग्जाम का वन ऑफ द टॉपिक होता है, शेड द रीजन वाला। वेन डायग्राम में शेड करना होता है कि वो एलिमेंट्स कहां कहां मौजूद है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे यहां पे ये जिसको मैंने ब्लू कलर बताया हुआ, ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है। कौन सा वाला रीजन है ये? और ये पूरा ग्रीन था, ये सारा दोनों मिला के यूनियन वाला है। रेड कौन सा वाला है? यूनियन के आउटसाइड वाला रीजन। समझ आ रही है कि नहीं? तो वो अक्सर औकात गिवन सिनेरियो देके ये एक्सप्रेशन देता है, कहता है इस एक्सप्रेशन को डायग्राम पे शेड कर लो, या समटाइम्स शेडेड रीजन दे देता है, कहता है उसकी ये सेट नोटेशन बता दो हमें। समझ आ रही है कि नहीं? ये नोटेशन में लिख के दिखा दो। तो दोनों एक ही बात है ये। ठीक है, सो हेडिंग लिखें शेडिंग ऑफ वेन डायग्राम, शेडिंग इन वेन डायग्राम, शेडिंग इन वेन डायग्राम। हम तीनों केसेस डिस्कस करते हैं, ये वाला भी, ये वाला सिनेरियो भी और ये वाला सिनेरियो। इसके अलावा और कोई सिनेरियो है ही नहीं। या तो पार्शियल ओवरलैपिंग होगी या कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी। समझ रहे कि नहीं? It is the first one is partial overlapping. This one was complete overlapping. If two sets are equal sets, then one will not be small and one will not be big. Both will be of equal size. कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें दो इक्वल सेट्स को वेन डायग्राम पे लिखाया जाए। अगर आ जाए दो इक्वल सेट्स तो ए भी लिखा जाएगा और साथ ही उसी सेट का नाम फिर हम सी भी लिखेंगे। So first case was partial overlapping. This was complete overlapping. And this was no overlapping. When there is partial was overlapping sets, complete subset, no overlapping disjoint sets. तो यहां पे आप कह सकते हैं no overlapping
रीजन बच्चों, इसमें स्मॉलर सेट कम्स इनसाइड द लार्जर सेट। यूनियन निकालोगे तो बड़ा सेट आएगा, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन निकालोगे तो छोटा आएगा। एग्जांपल अभी की थी हम लोगों ने डी और ई की, गालबन डी और, याद है कि नहीं? अभी थोड़ा सा सेट थ्योरी में लिखा था यार, यहाँ पे डी और ई था या डी और एफ था? डी और ई था, ऐसे ही है कि नहीं? तो ई बड़ा था या डी बड़ा था? है डी बड़ा था या ई बड़ा था? आई गेस ई वॉज बिगर, ई बड़ा था और डी क्या था? छोटा। इंटरसेक्शन जब आपने किया था तो छोटा आंसर आया था, डी आया था, रिमेंबर? अभी मैंने लिखवाया था, मैंने क्या ऑब्जर्वेशन है एक एक्सप्रेशन की। यूनियन लिया था तो ई वाला आंसर आया था, यूनियन लेंगे तो बड़ा आंसर आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा आंसर आएगा। आयशा अमल तवज्जो रखनी है, यहां तक क्लियर है सारों को? अच्छा, पहला केस, सिनेरियो नंबर 1, हेडिंग लिखें, केस नंबर 1, यूनियन ऑफ टू सेट्स। केस नंबर 1, तवज्जो रखें प्लीज, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, यूनियन में भी ना मैं तीनों केसेस आपको दिखाता हूं, मुझे जरा यूनियन की डायग्राम्स बना के दिखानी है आपने। ये वाला रीजन कौन सा वाला हो गया? पहली वाली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल, ये तीसरी एग्जांपल, यानी तीनों केसेस मैंने यहां पे बना दिए। मुझे आप लोगों ने इनके यूनियन के आंसर्स बताने हैं। ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल, तो जो रखें। एक सेट का नाम है, मुझे बस सिर्फ आंसर पता क्या चाहिए, ए यूनियन बी। अब जरा सवाल समझना, या तो ए यूनियन बी का जो सिनेरियो होगा या जो सेट्स होंगे वो इस तरह के होंगे, या तो वो इस तरह के होंगे, और या तो वो किस तरह के होंगे, इनके अलावा कोई और केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनके अलावा कोई और केस एग्जिस्ट, मतलब यही 3 डायग्राम पॉसिबल है। तो मुझे बताओ जरा, अगर ऐसा होता ए और बी का केस, तो यूनियन में कैसा, किस चीज को शेड करते हैं आप लोग? किसी एक को, दो को, कॉमन को, या आउटसाइड को? हाँ, दोनों को। तो जब इसका शेड आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा शेड बनाना है जिसमें सर्कल से बाहर शेड ना जाए और उसके अंदर अंदर सारा शेड हो जाए, उसके अंदर अंदर क्या हो जाए, सारा शेड हो जाए। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों? ये ए यूनियन, आई होप लास्ट रो तक कहानी नजर आ रही है, ठीक है? ये ए यूनियन बी का शेड होगा, वॉइस नजर आ रहा है? अच्छा, इस वाले के अगर सोचो, ये तो पहला केस है ना, कि अगर कभी सवाल ऐसा हो कि जिसमें ए और बी के अंदर थोड़ा सा कॉमन रीजन हो, पार्शियल ओवरलैपिंग वाला, तो अगर यूनियन निकालेंगे तो दोनों को शेड करेंगे। अगर सवाल ऐसा आ जाए जिसमें सिनेरियो ऐसा हो जिसमें बी सबसेट बन रहा हो, तो इस केस में ए यूनियन बी क्या निकालेंगे, दोनों को शेड कर देंगे। तो वो इनफैक्ट किसका शेड होगा? ए का पूरा शेड होगा। वो किसका शेड होगा? ए का पूरा शेड। बच्चों नजर आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये ए का पूरा शेड होगा, ए के बाहर शेड नहीं जाना चाहिए। बच्चे मैं ये बात कर रहा हूं, यूनियन में क्या करते हैं, ऑल टुगेदर लिखते हैं आप। यहां पर भी आपने ए और बी को इकट्ठा करके शेड कर दिया, यहां पर भी ए और बी को इकट्ठा करके शेड कर दिया, बस। जैसे नहीं था डी और ई का, जब आपने यूनियन लिया था तो आंसर ई आया था, बड़ा सेट आया था। तो इधर भी ए और बी का यूनियन लेंगे तो आंसर बड़ा सेट आएगा, यानी कि ए यूनियन बी इस केस में लेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, बिगर वाला सेट आएगा। क्लियर है मेरी बात के नहीं? ये वाला कौन सा सेट है? दिस इज द लार्जर सेट। बी क्या है? स्मॉलर नहीं बोलेंगे, इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? बी क्या है? सबसेट है। तो जब कभी भी आप ए यूनियन बी निकालते हैं, लार्जर सेट यूनियन इट्स ओन सबसेट, अभी बोला है ना मैंने थोड़ी देर पहले, ए लार्जर सेट यूनियन उसी का क्या? सबसेट। ये हमेशा आपको लार्जर सेट ही आंसर देगा, क्योंकि जो छोटा सेट था वो सारे का सारा बना किससे है? बड़े सेट से बना है। छोटा सेट किससे बना था? बड़े सेट से बना था। तो जब आप यूनियन करेंगे तो यूनियन को कोई फायदा तो नहीं होना बड़े सेट को। बड़ा सेट बोलेगा यार तुम तो मुझी से बने हो और मेरे अंदर यूनाइट हो रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेंगे किसी भी सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा? है
यूनिवर्सल सेट का आंसर किसी भी सेट के साथ क्या आएगा? द सेम सेट। यूनिवर्सल सेट में कोई चीज ऐड नहीं होती है, याद रखें, क्योंकि वो बड़ा सेट था, बाकी सारे सेट यूनिवर्सल सेट से निकले थे, उधर से बने थे। तो इसी तरह से जब सबसेट होगा तो बी किससे बना था? ए से भी बना, और ये भी कह सकते हैं कि बी यूनिवर्सल से भी बना है। तो बट यूनिवर्सल को हम कंसीडर नहीं कर रहे ना, ए और बी को कर रहे हैं। तो बी किससे बना है? ए से बना है। बी किससे बना है? ए से। इसीलिए हम बोलेंगे कि बी चूंकि सबसेट है तो इट इज मेकिंग नो डिफरेंस, it is not adding any element in A, although in the previous case union was increasing the number of elements in the answer. In the previous this one, A के शेड से आउटसाइड शेड जा रहा है, यानी कि which is representation of B is contributing some part in the answer as well as A is contributing some part in the answer. ये जो सा रीजन यहाँ पे मिक्स हुआ हुआ नजर आ रहा है ओवरलैपिंग वाला, ये भी एक दफा यूनियन में शामिल किया जाता है, इसलिए इसको A की शेड का हिस्सा बनाते हैं हम। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब यहां पे ये कौन सा केस है? दोनों के अंदर कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, लेकिन यूनियन में क्या करते हैं आप लोग? यूनियन में दोनों आंसर्स इंक्लूड करते हैं ना कि नहीं? बताएं मुझे, यूनियन में क्या करते हैं? यू इंक्लूड बोथ द आंसर्स। तो यहां पे जब आप शेड करेंगे तो शेड में कैसा शेड आना चाहिए? किसी एक का या दोनों का? दोनों को शेड आप करेंगे। तो देखें, सेट थ्योरी के अंदर सेट थ्योरी की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें आप एलिमेंट्स को लिखते थे, यहां पे आप लोग शेड करके बताते हैं उसको। ठीक है बात कि नहीं? यहां पे क्या करते हैं? शेड करते हैं। क्या करते हैं? शेड करते हैं। क्लियर हुआ? ये है यूनियन का केस। ये किसका केस हो गया? इस तरह के और भी केसेस है हमारे पास। अभी इंटरसेक्शन का केस करते हैं। बच्चों बात समझ आई? अच्छा इधर देखें जरा, ये वाला जितना भी मैंने ब्लू कलर का शेड किया है, जितना भी मैंने ब्लू कलर का शेड किया, ये कौन सा वाला रीजन है? ए यूनियन बी, हाँ या ना? अच्छा तवज्जो रखें प्लीज। इस आउटसाइड रीजन का नाम क्या होगा फिर? जो ए यूनियन बी के अलावा रीजन है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम भी रख लें, दिस आउटसाइड रीजन इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ये दिस इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मुझे जरा इन तीनों केसेस में इंटरसेक्शन की बात करके बताइए मुझे। क्या दिखाना है? ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हो, आपने उस सेट के क्या करना है? उस सेट के आउटसाइड वाला रीजन क्या करना है? शेड। अब इसमें आप नोट करें, सिर्फ ए शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ शामिल है। सिर्फ ए शामिल नहीं है, सिर्फ बच्चों ए शामिल नहीं है, ए के अलावा पूरे का पूरा सेट शामिल है, पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट शामिल है, सिर्फ ए शामिल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? इसमें क्या है? ए के अलावा, स्टिल ए के अलावा सारा रीजन, ए के आउटसाइड वाला रीजन। यहां पर हम हमेशा ये बोलेंगे कि रीजन आउटसाइड ए, इट इज अ रीजन आउटसाइड क्या बच्चों? ए, इट इज अ रीजन आउटसाइड ए। यहां पे कौन सा वाला रीजन होगा? स्टिल वही बात, ए के आउटसाइड, लेकिन बी भी क्या होगा? उसके अंदर शामिल हो जाएगा। बी इज ऑल्सो शेडेड, ए का आउटसाइड। अभी जस्ट आप लोग शेडिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस अभी स्टार्ट होने हैं। बच्चों शेड नजर आ रहा है? लास्ट केस में शेड नजर आ रहा है।
केस नंबर 4 की तरफ अब आए। क्या आपको ये तीनों डायग्राम समझ आई है? अब लास्ट वाले केस की तरफ आप आए। अब चूंकि देखें ना, मेरी बात सुने, अब इसमें सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ना ए कॉम्प्लीमेंट को मैं मतलब दो डिफरेंट किस्म के साइन इस्तेमाल करते हैं, और बीच में इंटरसेक्शन का मतलब है कैसे रीजन्स कॉमन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन रीजन। यानी कि ये कहा जाए, अगर मैं मार्कर इस्तेमाल करूं तो जहां पे दो कलर्स मिक्स होंगे वो कॉमन रीजन होगा। यस और नो? जहां पे कितने कलर्स मिक्स होंगे? दो। आई हैव कलर्स, दैट इज व्हाई आई कैन टॉक अबाउट कलर्स। अदरवाइज अगर मेरे पास कलर्स ना होते तो मैं डिफरेंट साइन इस्तेमाल करता। यानी ए कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन पे मैं छोटे छोटे क्रॉस लगा देता, ए कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन पे मैं क्या लगाता? सारे रीजन में छोटे छोटे क्रॉस लगा लेता, और जो बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन है वहां पे डॉट्स लगा लेता, ताकि सिर्फ डिस्टिंग्विश हो जाए एक दूसरे के साथ। अभी तो फिलहाल मेरे पास कलर्स है ना, तो आई कैन टॉक विद कलर्स। सो ए कॉम्प्लीमेंट को मैं किस कलर से रिप्रेजेंट करूं? रेड से। अब ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन कौन सा होगा? रीजन बताएं मुझे। आउटसाइड ए। बच्चों बात समझ आ रही है? रीजन क्या चीज? आउटसाइड ए। यस और नो? ये वाला सारा रीजन कैसा है? अ रीजन विच इज आउटसाइड ए। आई होप रेड कलर सारों को नजर आ रहा है। दिस इज द रीजन विच इज आउटसाइड व्हाट? ए। ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन बताएं किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाए? बी कलर, बी वाला किससे रिप्रेजेंट करूं? ब्लू से। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। बी कॉम्प्लीमेंट में बी के बाहर वाला सारा रीजन शामिल होगा। तवज्जो रखें प्लीज, तवज्जो रखें प्लीज। बी कॉम्प्लीमेंट में बी के बाहर वाला सारा रीजन शेड करें जरा। लेट मी चेंज द मार्कर। बी के बाहर वाला सारा रीजन, मैंने बी को शेड नहीं करना, लेकिन बी के बाहर सारी चीज को क्या कर लूंगा बच्चों? शेड कर लूंगा। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। सिर्फ बी शेड नहीं हो रहा, लेकिन बी के बाहर सारी चीज क्या हो रही है? शेड हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? जरा एक चीज मुझे बताइए, हमने क्या करना है? इनका कॉमन रीजन निकालना है कि नहीं? किस चीज का कॉमन रीजन? बी कॉम्प्लीमेंट था कौन से वाला? ब्लू। और ए कॉम्प्लीमेंट था कौन से वाला? रेड। एक ऐसा रीजन निकालना है जहां पर दोनों कॉमन आ रहे हो, रेड रीजन भी हो और जहां पर ब्लू रीजन भी हो। मुझे जरा बताएं, क्या ये वाला रीजन यहां पे दोनों कलर्स मौजूद हैं? क्या इस वाले रीजन में दोनों कलर्स मौजूद हैं? क्या इस वाले रीजन में दोनों कलर्स मौजूद हैं? दोनों कलर्स तो सिर्फ एक रीजन में मौजूद हैं, आउटसाइड वाले में। किस वाले में? आउटसाइड वाले में। यहां पर और कहां पर? यहां पर। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी अंदर वाला रीजन हमारे किसी काम का है? नो। मैं इसको जरा नीट करके बना देता हूं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। इसको इसी तरह से फिलहाल रखते हैं और इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं हम। बच्चों देखें, ये अभी तक केस 4 ही चल रहा है। ये वाला रीजन था आपका, सेट था ए, ये है सेट बी, और ये है आपका यूनिवर्सल। तो इस वक्त जो रिक्वायर्ड रीजन है वो कौन सी जगह में है? ए और बी के अंदर या ए और बी के बाहर? ए और बी के बाहर। मुझे जरा व्हाइट बोर्ड पे देख के बताओ, ये वाला कौन सा रीजन है, ये किससे मैच कर रहा है? ये मैं मिटा इसलिए रहा हूं ताकि किसी के साथ ये मिक्स ना हो जाए बस। ये रीजन है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाइट बोर्ड पर देखें, ये वाला रीजन कहीं और आपको नजर आ रहा है? ग्रीन वन, यस और नो? ग्रीन वाला रीजन सेम है या नहीं? ये ग्रीन वाला रीजन हमने किसको कहा था? दिस वाज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यस और नो? ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये दोनों क्या है? सिनेरियो भी सेम
और इनका शेड भी क्या आ रहा है, सेम। ये भी वो पार्शियल ओवरलैपिंग वाला रीजन था और ये भी वही पार्शियल ओवरलैपिंग वाला केस, दोनों सेम केसेस हैं, शेड भी सेम आ रहे हैं। डिमॉर्गन ने भी यही बात कही थी कि नहीं कही थी? उसने क्या कहा था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये बात दोनों ने प्रूव कर दी, सेट थ्योरी ने भी कर दी और वेन डायग्राम ने भी प्रूव कर दी। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? ये तो एक सिनेरियो डिस्कस किया मैंने, ये सिर्फ किसका सिनेरियो डिस्कस किया, ए यूनियन बी वाला। एक केस हमारे पास रहता है, वो कौन सा वाला था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होता है, बताएं मुझे, एक मिनट गर्ल्स आप लोग बोले, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये चीज कहीं यहां पर गिवन है या नहीं है? मुझे एक बात तो बताओ, मैं इसी केस को डिस्कस करता हूं, पार्शियल ओवरलैपिंग वाले को डिस्कस करता हूं, पार्शियल ओवरलैपिंग वाले को ही हम डिस्कस करते हैं। ये रीजन मेरे पास थोड़ा सा खाली है, मैं यहां पर आ जाता हूं। 2 मिनट बच्चों। जी सर खैर है, थोड़ा सा बस 5-1 मिनट और लूंगा, क्योंकि बच्चों फिर ये बात दोबारा समझाते हुए 20-25 मिनट हमारे अगले लेक्चर में लग जाएंगे। सो व्हाई नॉट टू जस्ट कैरी 5 मिनट्स, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बच्चों तवज्जो रखें प्लीज। ये वही आपका ए बी और ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तवज्जो रखें सारे। हम क्या निकालना चाह रहे हैं इसके अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं। इस केस में ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, और बी कॉम्प्लीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल टुगेदर, कंबाइन करना किसी चीज को। यूनियन का मतलब क्या होगा, ऑल टुगेदर या तो कंबाइन। यानी जहां पर कोई एक भी शेड आ गया तो उसको हम अपने आंसर का पार्ट कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, उनसे बताए ना, करेंगे करेंगे। यूनियन है बच्चे, आप सो रही हैं, यूनियन में हम कोई एक भी शेड आ जाए तो हमारे आंसर का हिस्सा होता है, ठीक है। मुझे बताए ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कहां कहां क्रॉस लगेंगे, आउटसाइड ए हर जगह, यस और नो, यहां पर भी, यहां पर भी, इवन बी के इस पार्ट के अंदर भी, यस और नो। बच्चों बताएं मुझे, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सिर्फ कहां पे क्रॉस नहीं लगे हुए, सिर्फ कहां पे क्रॉस नहीं लगे हुए, ए में नहीं लगे हुए, सही है। अब जरा मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, व्हाट वाज बी कॉम्प्लीमेंट? बी के बाहर क्या लगाने हैं आपने, डॉट्स। यहां पे भी क्या आ जाएंगे, ए के इस हिस्से में भी डॉट्स आएंगे, बाकी बी के बाहर आपने डॉट्स लगाने हैं। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? ओह गलत हो गया, बी के अंदर डॉट नहीं आना चाहिए, बी के बाहर डॉट्स आने चाहिए। हम कर क्या रहे थे, क्या हम लोग यूनियन ले रहे हैं या इंटरसेक्शन ले रहे हैं, बताएं ना मुझे। अल्लाह आप लोग को हिदायत दे, ये इंटरसेक्शन है। व्हाट इज दिस, हम लोग क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। तो इस यूनियन में क्या होगा, ऑल टुगेदर एंड कंबाइन होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑल टुगेदर कंबाइन करेंगे हम इसको। तो कंबाइन करने में सुने जरा, कंबाइन करने में जहां पे सिंगल शेड आ रहा है वो भी शामिल होगा, जहां पे डबल शेड्स आ रहे हैं वो भी शामिल होगा। यानी कि क्रॉस वाले रीजन्स भी हैं, डॉट वाले भी हैं और बोथ वाले रीजन्स भी शामिल हैं, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका शेड बनाऊं, सिर्फ शेड में कौन नहीं आएगा, ये वाला रीजन नहीं आएगा, बाकी सारा रीजन क्या होगा इसके अंदर शामिल होगा। जरा इसको शेड करें, सारे बच्चे शेड करें इस रीजन को। ऑल दिस रीजन। अब सुने,
मैं इसको बोलूंगा एक्सेप्ट द ओवरलैपिंग रीजन, यस और नो, ऑल रीजन ऑफ द रेक्टेंगल एक्सेप्ट द ओवरलैपिंग रीजन। इसको सेट थ्योरी जब बात करती है, वो सेट थ्योरी ये कहती है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, सुने जरा, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ये रीजन कैसा था, ये सारा रीजन कैसा है, एक्सेप्ट दिस ओवरलैपिंग रीजन एवरीथिंग, यस और नो। बच्चे बात सुने, इस रीजन के अलावा ये रीजन जो से जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, इसके अलावा सारा कुछ शामिल है, यस और नो, है ना, सबको समझ आ रही है, मतलब इस रीजन के अलावा बाकी सब कुछ यूनियन ने कवर कर लिया है। तो दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का, बताओ बच्चों, होल कॉम्प्लीमेंट होगा ये, ए इंटरसेक्शन बी का होल, यानी कि जैसे यहां पर ये जो शेड हुआ हुआ रीजन कौन सा वाला है, व्हाट इज दिस रीजन, ए इंटरसेक्शन बी। जो अनशेडेड है ये कौन सा रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी का। बच्चों बात करेंगे तो आपको समझ आएगी, नहीं करेंगे ये बेसिक है, ये ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। कल मैं इससे बहुत मुश्किल बात बताऊंगा आपको, तो इसलिए जरूरी है कि ये बात आपको 100% समझ आनी चाहिए, ये बात आपको 100% समझ आनी चाहिए। कल मैं जस्ट शेड बना के उसके आंसर्स लिखा करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? दोबारा ये चीज इस तरह से नहीं आएगी फिर, इसलिए ये बात जितना बोलेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतना आपको समझ आएगा। क्लास आगे चली जाएगी, आप उधर ही स्टक रह जाएंगे। कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा देखें केसेस कितने डिस्कस हो रहे हैं। ये वो केसेस है जो मेन केसेस हैं, एग्जाम केसेस आर डिफरेंट, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है कि किसको शेड करना है और किसको शेड नहीं करना। अब यहाँ पे जो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं पहली दफा में नहीं बता सकता था, ये मैं बिल्कुल एंड ऑफ द लेक्चर में बता सकता हूँ ये बात, कि जो शेडेड रीजन है ये वाला कौन सा है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसा रीजन है, ये शेडेड है। बाकी रिमेनिंग ऑल अनशेडेड। आप अपनी कॉपीज पे लिखेंगे ये बात सारी, रिमेनिंग ऑल अनशेडेड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ये, ए इंटरसेक्शन बी का होल बच्चों कॉम्प्लीमेंट है ये जो अनशेडेड रीजन है यहां पे, जिसको हमने कहा है कि विच इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या ये इसी चीज से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये रीजन कैसा है, इसको नीट करके दिखाया जाए